स्वागत है आपका एनवीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा है हिमाचल के खेतों का। अब आमतौर पर हम खेतों की बात करते हैं तो हमें दिमाग में आते हैं कि शायद वो होगा गेहूं का, चावल का, सूरजमुखी का। लेकिन हिमाचल के रहने वाले लोग, उनको तो पता ही होगा कि मोस्टली हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर में कौन से खेत होते हैं। खेत होते हैं सेब के, यानी कि सेब के बाग बहुत ज़्यादा। अब जो ये किस्सा है ये है विक्रम पाल का। विक्रम पाल जो एक ऐसे ही बाग, जिसे हम खेत भी कह सकते हैं, ऐसे ही बहुत बड़े बाग के मालिक हैं, या यूं कहें कि इनके पिता का ये जो है वो बाग है। अब जो इनके पिता का बाग है काफ़ी बड़ा बाग है, लेकिन उसकी एक खासियत है कि जो ये बाग है बहुत घने जंगल के साथ लगता है। इनका जो बाग है वहाँ पर इन्होंने अपना जो रात को रुकने के लिए, कई बार रात को रुकना पड़ता है, तो इनके लिए इन्होंने छोटा सा फार्म हाउस टाइप कह सकते हैं, जिसमें जो 2 फ्लोर का एक इमारत है, जो 2 फ्लोर की, वहाँ पर इन्होंने तामीर की हुई है। और उसमें जो भी सुख सुविधाएं होते हैं कि इन केस भाई रात को रुकना पड़े तो सारा ये अपना खाने पीने का सामान रख सकते हैं। कई बार ये जाते हैं रात को, रुकते हैं राखी करने के लिए। राखी तो वैसे इनके जो माली वगैरह ही करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार शौक होता है कि भाई हम रात को जाएंगे, आउटिंग करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कई बार ये अकेले भी जाते हैं राखी के लिए, साथ में ये कुत्ता भी रखते हैं। अब ये इसी तरीके से एक काफ़ी सर्द रात थी, तो इनका अचानक से प्रोग्राम बना कि भाई मैं जाकर वहाँ पर रुकूंगा रात को, और अपना कुत्ता जो है वो साथ में ले जाते हैं। लेकिन आज की रात बाकी रातों से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली थी, या यूँ कहें कि कुछ ऐसा आज होने वाला था इनके साथ, जिससे शायद इनका जो नज़रिया है अपने खेतों को, अपने बागों की तरफ बदलने वाला था। इस रात के बाद इन्होंने ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं की कि ना ही ये रात खुद रुके, बल्कि उसके बाद ना ही ये कभी अपने दोस्तों के साथ रात को वहाँ पर गए, और ना ही अपने परिवार के साथ। क्योंकि जो इन्होंने महसूस किया वो कुछ वहम नहीं था, वो एक ऐसा सच था, ऐसा डरावना सच था जिसको ये भुलाए भूल नहीं सकते उस खौफनाक रात को। अब ऐसा भी क्या हुआ था। विक्रम पाल, जैसा मैंने कहा, कि डिसाइड करते हैं कि वो रात को अपने बाग में जाएंगे। और ये आगमन था सर्दियों का, कई जगह पर बर्फ़ पड़नी शुरू हो भी चुकी थी। उन्हीं में से इनका इलाका भी था जहाँ पर बर्फ़ पड़नी शुरू हो चुकी थी। अब जो ये इलाका था ये बर्फ़ से घिरा हुआ था, हल्की हल्की बर्फ़ थी, बहुत कोई घनी बर्फ़ नहीं थी। और ये अपने बाग के उस इमारत में जाते हैं। रात का समय था, कुछ समय ये बॉनफायर करते हैं, अपना जो खाने पीने का सामान लेकर आए थे वो खाते पीते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो आग है वो मध्यम बढ़ती जा रही थी, ये एक चीज़ नोट कर रहे थे कि जो इनका कुत्ता है वो काफ़ी अजीब से तरीके से हरकतें कर रहा है। वो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी एक दिशा की ओर देख कर डर रहा है। ये उस दिशा की ओर देखते हैं, अपने कुत्ते को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, क्या दिख रहा तुझे, कोई जानवर है, बड़ा जानवर है कोई। ये अपनी लाइसेंसी जो पिस्टल होती है उसको निकालते हैं और उस तरफ टॉर्च कर कर देखना शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। इन्हें महसूस होता है कि भाई वैसे ही कुछ कर रहा होगा, इसका लगता है सोने वगैरह का मूड है। तो अब ये कमरे में चले जाते हैं। जब कमरे में इसको लेकर जाते हैं ना, कुत्ते को, तो कुत्ता जो है वो और ज़्यादा जैसे एक ही जगह पर हो जाता है ना, गुच्छू मुच्छू हो जाता है, वो होने लग पड़ता है। जैसे पता नहीं उसने कैसी क्या चीज़ खौफनाक देख ली है जिसको देख के डरे जा रहा है। अभी ये कुत्ते को सहला ही रहे होते हैं कि क्या हो गया तुझे, अचानक से उनको बाहर से आवाज़ आती है कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा तेज़ हिल रहा है। आसपास की झाड़ियाँ, आसपास के पेड़ हिले जा रहे हैं। एक पॉइंट पर तो ये भी कुछ हद तक डर जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे ही अपने आप को संभालते हैं और ये चल पड़ते हैं बाहर की तरफ कुत्ते को लेकर। कुत्ता तो जैसे जाने के लिए तैयार ही नहीं था, वो इतना डरा हुआ था। ये इनके लिए काफ़ी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि इनका कुत्ता अमूमन डरता तो था नहीं, वो तो इतना अग्रेसिव था कि बस कोई भी चीज़ देखी नहीं तो भौंकना शुरू कर दिया।
आज जो कुत्ते का व्यवहार था वो बिल्कुल उसके विपरीत था। फिर भी जैसे तैसे करके ये पिस्टल लेते हैं, एक साथ में बड़ा सा डंडा पकड़ते हैं, कुत्ते को साथ में लेते हैं और बाहर चल पड़ते हैं उस दिशा की ओर जहां से आवाज आ रही थी। जब ये उस पेड़ों के पास पहुंचते हैं जहां से उनको लगातार आवाज आई जा रही थी, तो नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां पर कुछ नहीं था। बर्फ की तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई जानवर होगा तो उसका पैर, उसके बाकी पैर के निशान तो होंगे। विक्रमपाल को पैरों के निशान नजर आए, लेकिन वो किसी जानवर के थे नहीं। वो इतने बड़े थे कि उनके लिए ये डिसाइड कर पाना मुश्किल था कि जिसके भी ये पैरों के निशान है वो कोई जानवर है, इंसान है या फिर हैवान है। क्योंकि एक तो उसके पैर नॉर्मल से ज़्यादा बड़े थे, दूसरी ओर उसके जो पैर थे उसकी एक ही उंगली थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पैरों की संरचना में कोई अंगूठा नहीं, सिर्फ बीच में एक ही उंगली थी। ये बात इनको काफ़ी अटपटी लगती है, लेकिन इससे पहले ये कुछ ज़्यादा सोच पाते इनको आवाज़ आती है पेड़ की तरफ से। जैसे ही ये पेड़ की तरफ टॉर्च करते हैं तो बस इनको जो नहीं देखना चाहिए था या जिसकी ये तवज्जो कर नहीं रहे थे वही चीज़ इनको नज़र आ जाती है। पेड़ पर ये देखते हैं कि एक ऐसी एंटिटी बैठी हुई है जिसको रिकॉग्नाइज कर पाना तो इनके बस की बात थी नहीं। वो देखने में कुछ बंदर जैसा भी लग रहा था, आंखें उसकी बड़ी अजीब थी, चमकदार। उसका जो जबड़ा था सारा लटका हुआ था, और पैर, वही पैरों के निशान जो विक्रमपाल ने कुछ समय पहले नीचे देखे थे, वैसे ही पैर उसको नजर आ रहे थे और जो काफी बड़े थे। आज विक्रम ने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज और इतनी खौफनाक चीज पहली बार देखी थी। विक्रम का कुत्ता उसका साथ छोड़ चुका था। वो अपना वो अपनी जो रस्सी है उसको छटका के भागता है इमारत की ओर। विक्रम के पास भी अब कोई चारा था नहीं, वो भी बस अब भागता है इमारत की ओर और जल्दी से चले जाता है इमारत के अंदर। इमारत का जो ग्राउंड फ्लोर था ना, उसमें कांच के शीशे लगे हुए थे, लेकिन कोई ग्रिल वगैरह नहीं लगी हुई थी। सिर्फ और सिर्फ कांच के शीशे लगे थे, जो एक काफी हैरानी वाली बात थी कि ऐसा क्यों। लेकिन जो ऊपरला पोर्शन था, फर्स्ट फ्लोर था, वहां पर अच्छी खासी प्रोटेक्शन थी, ग्रिल्स वगैरह लगी हुई थी, और जो अंदर की तरफ से सीढ़ियां ऊपर तरफ जाती थी उसका भी दरवाजा काफी मजबूत था। शायद वो इसी दिन के लिए था। अब जैसे ही अंदर जाते हैं तो इनको ये महसूस होता है कि जो भी वो था अब इनके पीछे पीछे आ चुका है, क्योंकि उसके गुर्राने की आवाज काफी ज्यादा तेज थी और इतनी भयानक थी कि इनका तो दिल दहला जा रही थी, और इनका कुत्ता तो बस अब जैसे जिंदा लाश ही बन चुका था। वो तो जमीन पर ऐसे पड़ा हुआ था कि बस जैसे मरने की एक्टिंग कर रहा हो। जैसे ही इनके दिमाग में ये बात आती है कि जो नीचे है वो तो प्रोटेक्शन है नहीं, वहां पर तो सिर्फ शीशे हैं, और अगर वो तोड़कर अंदर आ गया तो, ये सोचते हुए जल्दी से कुत्ते को जैसे जैसे घसीट कर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और बंद करते हैं। फोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहे थे। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर यहाँ पर नेटवर्क होता नहीं था। लेकिन अब ये दरवाज़ा बंद करते हैं और अब इनको नीचे से काफ़ी ज़्यादा अफड़ा तफड़ी की आवाज़ आ रही होती है। अपने आस-पास इनको इतनी तेज़ घूमने की, यानी उस कमरे के आस-पास इतनी तेज़ घूमने की आवाज़ आ रही थी बालकोनी की तरफ से, जैसे कोई अंदर आने के लिए तिलमिलाया जा रहा है, और इतनी तेज़ घूम रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपके सामने एक खिड़की है, उससे अभी कोई गुजरा है तो 1 सेकंड से कम में फिर वहाँ पर कोई आ गया, जो इनको काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा कर रही थी। और कुत्ता, जैसा कि मैंने कहा कि वो तो जिंदा लाश बना हुआ था। इनका ऊपर आने का जो डिसीजन था वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि कुछ समय तक वो जो आवाज़ ऊपर आती रही, फिर वो नीचे आना शुरू हुई, फिर दरवाज़ा, वो जो सीढ़ियों का दरवाज़ा भी कोई पीटे जा रहा था, लेकिन वो इतना मजबूत था कि शायद उसके बस की बात नहीं थी उसको तोड़ पाना। विक्रम पाल तो बस
ये मान चुके थे कि अगर गलती से भी दरवाज़ा खुला तो उनकी लाश भी ना शायद मिले। जो हैवान उन्होंने देखा था वो इस चीज़ को लेकर पूरा विश्वास में थे कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें नहीं लगता कि उनकी एक हड्डी भी साबुत बचेगी। सारी रात वो इस दंश को झेलते रहे, सारी रात वो इस खौफनाक लम्हे में रहे कि अब गया, अब गया। लेकिन जैसे जैसे सुबह होने को आई, जैसे जैसे सूरज की किरणें इन इमारत की तरफ पड़ने लगी, वो मूवमेंट जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लग पड़ी। वो साथ के साथ ही जो आवाजें हैं वो भी कम होने लग पड़ी। और जब सूरज बिल्कुल उदय हो गया तो वो सारी आवाजें खत्म हो गई। अब इतनी हिम्मत तो थी नहीं विक्रमपाल की कि वो बाहर आ सकें। दिन के समय में भी वो बाहर नहीं आए, और जब वो बाहर आए सिर्फ एक आवाज सुनकर अपने पिता की, जो काफी ज्यादा परेशान थे। शायद वो फोन कर रहे थे लेकिन फोन नहीं उठा रहे थे। अब वो जब नीचे आके दरवाजा खोलते हैं वो तो बस गले लगाकर रोने लग पड़ते हैं। विक्रमपाल के पिता को शायद ये समझने में देर नहीं लगी कि जो भी रात को हुआ है कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि निचला पोर्शन जो था ग्राउंड फ्लोर का वो सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ था, और बर्फ पर वो जो पाँव के निशान थे वो भी साफ तौर पर इस बात का इशारा कर रहे थे कि रात को जिसने भी इनके खेत पर हमला किया वो कोई इंसान तो था नहीं, वो शायद कोई जानवर भी नहीं था। तो फिर वो क्या था? इस बात का तो आज तक पता लग नहीं सका, लेकिन विक्रमपाल इस बात का पता लगाने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है भी नहीं, क्योंकि उनकी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। और एक बात का और भी इन्हें पता लगा कि कुत्ते काफी हद तक साथ देते हैं लेकिन इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं। खैर, आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक छोटी सी एंडोर्समेंट है जो वो आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर अगला किस्सा शुरू करते हैं। ऐसा ही किस्सा है जहां पर हिमाचल के एक सुदूर गांव में कहर टूट पड़ता है एक ऐसी चुड़ैल का जिसको एक खास रंग पसंद नहीं था। जिसने भी वो रंग का कपड़ा डाला वही मरा। क्या जो हमारे किस्से का किरदार था उसके परिवार में भी कुछ ऐसा हुआ, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा होते होते रहा? क्या उसकी ऐसी किस्मत थी कि वो बच पाया, और अगर बचा तो फिर उसने क्या बयां किया? ये सब कुछ है जो ये आपको थंबनेल नज़र आ रहा है। ये मेंबर्स ओनली है, जो मैंने अपने मेंबर्स को कमिट किया है कि मैं आपके लिए महीने में 1 या 2 वीडियोस लेकर आऊँगा, और ये इसी का पहला भाग है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का मज़ा उठाए जो कि सिर्फ मेंबर्स ओनली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उसको क्लिक कर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। जो सब्सक्राइब के बिल्कुल पास में ज्वाइन का बटन आ रहा है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको महीने में कम से कम 2 कहानियाँ मिलेंगी जो एक्सक्लूसिव होंगी, मेंबर्स ओनली होंगी। इसके अलावा जो इसको नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो ये सिलसिला है हर रोज़ कहानियों का और पॉडकास्ट का वो तो मेन चलता ही रहेगा। लेकिन अगर हटके और कहानियों को भी आप एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मेंबर्स ओनली आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इसको मैंने बर्डन के तौर पर नहीं किया कि भाई आप सबको बर्डन होगा, आप 100 रुपये खर्चेंगे, 150 खर्चेंगे, मात्र 29 रुपये। इससे मुझे नेचुरली बात है फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो मेरी कोशिश है कि फ़ायदा मैं आपके जो एंटरटेनमेंट को ज़्यादा एनहेंस करने में खर्च करूँगा। जो गियर्स हैं उन पर लगाने में, लाइक माइक की जैसे समस्या आ रही है, अब मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कईयों को समस्या है तो मैंने महंगे माइक्स ऑलरेडी ऑर्डर किए हैं। आने वाले समय में वो भी यूज़ करेंगे कैमरास पर और जो भी लाइटिंग वगैरह पर, ये सब कुछ खर्च होगा। और आप खुद सोच सकते हैं कि 29 रुपये जिसमें सिर्फ मुझे 17 रुपये ही मिलेंगे, बाकी गूगल खा जाएगा, यूट्यूब खा जाएगा, तो उससे क्या होता है। लेकिन जो भी होगा, जितना भी हो पाएगा वो करूँगा।
ये एक एंडोर्समेंट थी। अब हम चलते हैं किस्से की ओर। और जो अगला किस्सा है वो भी अपने आप में इतना अजीब है और इतना भयानक है कि क्या कहें। ये जो किस्सा है ना, इसके बारे में कुछ हम डिस्कस बाद में करेंगे। कुछ अफवाहें, कुछ सच्चाई, कुछ बनी बनाई बातें हो सकती हैं, लेकिन जो इस परिवार के साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, या यूं कहें कि वो बेहद ज्यादा भयानक हुआ। बहराम खान, इन्होंने मुंबई में दवा का बिजनेस शुरू किया। एक छोटी सी दुकान डाली, बिजनेस इनका चल पड़ा। धीरे धीरे इन्होंने एक दो कंपनीज की होलसेल का शुरू किया काम, डिस्ट्रीब्यूटर बने। उसके बाद फिर और धीरे धीरे करते इनका काम इतना चल पड़ा कि ये काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए और इनके कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। जब आदमी इस लेवल पर आ जाता है ना, फिर वो बैठता नहीं है। फिर वो निश्चिंत होकर ये नहीं सोचता कि जितना कमा रहे हैं ठीक है, उसकी भूख बढ़ती जाती है। भूख भी कहना ठीक नहीं होगा, महत्वाकांक्षाएं होती हैं और हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस दिन ब दिन बढ़े। यही जो मंशा थी वो बहराम खान की भी थी। जैसा मैंने कहा कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तब तो उनकी छोटी सी दुकान थी और घर भी उनका छोटा सा था। बिजनेस बढ़ता गया, दुकान बढ़ती गई, एक से दो दुकानें, गोदाम, तीन चार दुकानें, गोदाम भी बढ़ते गए। लेकिन इनको इस चीज़ का कभी महसूस नहीं हुआ कि इनका जो घर है उसको भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। तब इनका बच्चा हुआ नहीं था, इनके माँ बाप थे। धीरे धीरे समय के साथ वो भी चल बसे। इनका बच्चा हुआ जो अभी कुछ 2 साल के आसपास का था। परिवार छोटा सा था, यह युग है। इसकी वजह से कभी इनको महसूस नहीं हुआ था। लेकिन अब इनको महसूस हो रही थी कमी एक बड़े मकान की, इसलिए नहीं क्योंकि इनका परिवार बड़ा हो रहा है। परिवार तो 3 जाने थे, बल्कि इसलिए कि स्टेटस, जो भी बड़े लोग इनके घर पे आते, या यूं कहें कि ये इनको घर पे बुलाते नहीं, ये किसी महंगे रेस्तोरां में उनको डिनर करा देते, लेकिन अपने घर में शर्मो शर्मी नहीं बुलाते। अब ऐसा नहीं है कि पैसा इनके पास नहीं था, पैसा तो खूब था, लेकिन ये तलाश में थे एक ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे विला की, एक ऐसे बंगलों की जो आलीशान हो, जहाँ पर ये रहने में खुद ब खुद प्राउड महसूस करें और जो भी आए इनके घर में वो भी ये महसूस करे कि किसी एक अच्छे खासे रईस के घर में जा रहे हैं। इसकी वजह से अभी पैसा होने के बावजूद ये मकान तो ले नहीं रहे थे। ये बस सोच रहे थे कि हमें कुछ ऐसा मकान चाहिए जो इन्हें मिल नहीं रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी कॉलोनी में एक ऐसे मकान के बारे में इनको पता लगा जो था तो कई सालों से बंद, लेकिन था आलीशान, बेहद ही खूबसूरत। इतने साल बंद रहने के बावजूद भी वो बेहद खूबसूरत था, और अगर उसकी रेनोवेशन करा दी जाए तो फिर जो भी आएगा उस मकान को देखता ही रह जाएगा। अब जब ये उस मकान में जाते हैं, देखते हैं, बाकी तो इनको सब कुछ पसंद आता है, लेकिन इनको एक अजीब से तरीके की स्मेल आती है उस मकान से। इनको लगता है कि शायद काफ़ी देर से मकान बंद है, किसी सलाब की स्मेल होगी, कुछ चीज़, जानवर शायद छोटा मोटा मर चुका होगा, उसकी स्मेल आ रही होगी, जो साफ सफाई करने के बाद हो जाएगी ठीक। मकान इनको अच्छे रेट पर मिल गया और जैसी कॉलोनी में इनको चाहिए था वैसा ही मिला। अब आप सोचेंगे कि फिर सुनील वही बात करेगा कि हिस्ट्री का पता कर लेना चाहिए था। जब इंसान इस लेवल में आ जाता है तो हिस्ट्री का पता करता भी नहीं है और ना ही कोई उनको बताना पसंद करता है, क्योंकि बात सारी होती है पैसे की। वहीं दूसरी ओर जो कॉलोनी में मकान ले रहे थे, तो वहाँ ऐसी बड़ी कॉलोनीज में जो लोग होते हैं वो आमतौर पर अपने आप से मतलब रखते हैं। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि कोई कैसे रह रहा है उनके नेबर में, क्यों रह रहा है, कब से रह रहा है और कहाँ से आया। अब बहराम को, उनकी पत्नी को मकान काफ़ी पसंद आ गया और मकान की अब रेनोवेशन होने लग पड़ी। सारा मकान साफ सफाई करके एकदम से सुंदर बन गया, A1 फर्नीचर, सब कुछ नया। लेकिन एक चीज़ जो पुरानी थी वो थी वही स्मेल।
जो इतना साफ कराने के बावजूद मकान को गई नहीं, जिस चीज़ को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। हालाँकि अब जब घर इन्होंने लिया तो सबको इनवाइट तो करना था, पार्टी करनी थी। तो इन्होंने सारे स्प्रे वगैरह की, अच्छे से सारे घर को महका दिया, इत्र से, स्प्रे से, फूलों से, जिसकी वजह से जितनी देर तक पार्टी चलती रही तब तक तो स्मेल रही नहीं, लेकिन 1-2 दिन के बाद फिर वही स्मेल आने लग पड़ी। अब जो ये स्मेल थी ना, इतनी तीखी नहीं थी कि किसी का जीना हराम कर दे। बस हल्की-हल्की स्मेल आती रहती थी, जो महसूस तो होती थी, लेकिन बस दिमाग में एक सवालिया निशान खड़ा कर देती थी कि कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है? इतनी सफाई के बाद भी ये जा क्यों नहीं रही? अभी इनका जो पाला है वो स्मेल से पड़ रहा था, उससे तो इनकी जान छूटी नहीं थी, या यूँ कहें कि कुछ हद तक इन्होंने उस स्मेल के साथ जीना शुरू कर दिया था। इनको अब कोई इतना असर होता नहीं था, कोई अगर बाहर से आता तो उसको ये स्मेल महसूस होती, और उसका इन्होंने सॉल्यूशन यही निकाला था कि अगर कोई भी आएगा, अब ऐसे बड़े घरों में कोई बिन बताए आता नहीं है। पहले अपॉइंटमेंट ही होती है इनफॉर्मल कि हम आ रहे हैं। इसकी वजह से इनको पता होता था तो ये पूरा घर महका देते, जिसकी वजह से आने वाले को तो स्मेल महसूस होती नहीं थी, लेकिन जो वहां पर रह रहा था या नहीं रह रहे थे इनको महसूस होती थी। अभी इनके साथ जीना शुरू कर चुके थे। स्मेल तक तो बात ठीक थी, लेकिन इस घर में एक ऐसा वॉशरूम था, यूं कहें कि ऐसा एक खास वॉशरूम था, जहां से इनको बच्चों के चीखने की आवाज आती थी। शुरू शुरू में इनको लगा कि इनका जो बच्चा है आसिफ, शायद उसके रोने की आवाज आती है, लेकिन जब इनका बच्चा इनके बिल्कुल बगल में होता और चुप करके बैठा होता तो फिर भी उस वॉशरूम से इनको आवाज आती। जब ये वॉशरूम की तरफ जाते तो वो जो वॉशरूम की कमोड होती थी वहां से अंदर से आवाज आती। इनको लगा कि पाइप से कोई आवाज आ रही है, कोई माल फंक्शनिंग है, कोई पास की जो कोठी है, पास का घर है, उसके कोई इको आ रही है। ऐसा भी नहीं है। हाँ, हालांकि उसकी जो दीवार है दूसरे घर से तो लगती थी, लेकिन फिर भी ये शायद इनके लिए काफ़ी हैरानी वाली बात थी। और इसके साथ ही ये दूसरी विपदा तो थी, तो तीसरी विपदा भी इनको नज़र आने लगी कि अब इनके घर में इनको खास तौर पर एक चीज़ नज़र आती थी। छोटी छोटी पाइप के टुकड़े, गले सड़े पाइप के टुकड़े, काले रंग के, जो रबड़ नुमा थे। इनमें से वही स्मेल आती थी जो इनको अमूमन स्मेल मिलती थी, जो अमूमन ये स्मेल को सूंघने को मिलती थी। इनको ये तो पता लग चुका था, उस स्मेल का सोर्स पता लग चुका था कि यही सोर्स है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा था कि ये टुकड़े हैं क्या और कहाँ से आ रहे हैं। लाख साफ सफाई कराने के बावजूद भी वो टुकड़े गाहे बगाहे नजर आ जाते, और वो स्मेल का यही कारण होते थे। जितनी बार भी वो उसको साफ कराते उतनी बार ही कुछ दिनों बाद वो फिर नजर आते और वो चीखें, वो आवाजें। जो घर इनको कुछ समय पहले काफी पसंद था, जिसको ये देखे बिना रह नहीं सकते थे, जिसको ये दिन में एक बार बाहर की तरफ जाकर निहारते तो जरूर थे, अब वही जो घर था इनके गले के फांस बन गया। ये इस घर को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, इतना पसंद था, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था उसके बाद इनके लिए रहना भी दुश्वार था। और तीसरी चीज शायद ईगो, कि इतनी जल्दी अगर हम घर छोड़ेंगे तो लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। महंगे शौक पाल तो लिए लेकिन निभाए नहीं गए इनके, शायद ये बात भी हो सकती है। लोग क्या सोचेंगे? वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये इन पर बहुत भारी पड़ने वाला था, क्योंकि अब इनके साथ जो होने वाला था ना, इतना भयंकर था कि जिंदगी में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, ये तीनों चीजें एक साथ चल रही थी। वो बदबू, वो रबड़ से छोटे छोटे टुकड़े, और वो आवाजें। इनके लिए कुछ रिलीफ की बात ये थी कि जो वो आवाजें थी ना, वो सिर्फ एक वॉशरूम से ही आती। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये उसके साथ भी जीना सीख चुके थे। जो वो टुकड़े नजर आते थे उसको साफ कर दिया जाता था, उसके साथ भी जीना सीख चुके थे। बदबू से तो इन्होंने पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। अब धीरे धीरे घर का माहौल भी कुछ ऐसा हो चुका था कि बस एक अजीब से तरीके की मनहूसियत, एक
अजीब से तरीके की खामोशी। जो खुशियाँ बहराम को अपने उस छोटे घर में मिलती थी, वो खुशियों से ये इस घर में अब थोड़े से महरूम हो चुके थे। फिर इन्होंने एक बार सोचा कि हम ऐसा करते हैं, एक बड़ी सी पार्टी करते हैं और थोड़ा सा माहौल घर का ठीक करने की कोशिश करते हैं। जिनमें इनकी पत्नी भी बिल्कुल रजामंद थी और इन्होंने एक पार्टी की। अब पार्टी होती है, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल के साथ रिलेटेड काम था इनका। एक इनके डॉक्टर थे जो काफ़ी ज़्यादा इनके करीबी थे, अच्छा इनका रिलेशन था। हालांकि वो कभी इनके घर आए नहीं थे, लेकिन मिलते रहते थे। जब डॉक्टर वर्मा लास्ट में सबसे जाने लगे, तो अचानक जब बाहर की तरफ गए तो उनको एक चीज़ नजर आती है, वही चीज़ जिसको ये देखने के आदी हो चुके थे, यानी कि वही एक रबड़ जैसी सड़ी हुई बदबूदार चीज़। ये उसको उठाते हैं, हालांकि मना करते हैं बहराम की मत उठाइए, पता नहीं गंदी सी क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी ये उसको उठाते हैं और देखते हैं, बड़े गौर से देखते हैं और उसको कहते हैं कि ये कहाँ से आई बहराम भाई। बहराम जी कहते हैं, यार क्या बताऊँ आपको वर्मा साहब, हम तो तंग आ चुके हैं। वर्मा साहब कहते हैं कि मैं समझा नहीं। कहते हैं कि भाई, जब से हम इस घर में आए हैं ना, इस घर में 3 चीज़ें हो रही हैं। आपको भी महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमने सारे घर को परफ्यूम इतर उतर सब कुछ लगाया। यहाँ से आपको स्मेल आ रही है? कहते हैं हाँ, मुझे हल्की हल्की स्मेल आ रही है इस चीज़ से। यही स्मेल हमारे घर में 24 घंटे रहती है। दूसरा, ये जो चीज़ है गंदी सी, पता नहीं ये साफ सफाई हम कराते हैं फिर कहाँ से पता नहीं आ जाती है, कोई जानवर कोई पंछी ले आता है, ये नहीं समझ आती। तीसरी, हमारे घर में एक वॉशरूम है जहाँ पर गाहे बगाहे किसी बच्चों की आवाज़ आती है रोने की। अब वो चीज़ हमें समझ नहीं आती। और एक और चीज़ जो मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, कुछ खौफनाक होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं क्या? बहराम कहते हैं कि आप अंदर बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब अंदर बैठते हैं, कहते हैं कुछ ऐसा होता है कि जो मैं बच्चे को क्या कहूँ भाई, बच्चे की बात को बच्चे को डांट सकते हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसका क्या। अब डॉक्टर साहब कहते हैं बताओ तो सही। वो कहते हैं कि कुछ समय पहले आसिफ, जो इनका बच्चा है, जो अब तकरीबन 5 साल का हो चुका है, वो अपनी बालकोनी पर बहुत ऊंची ऊंची चीखें मार रहा था। मैं जब भाग कर गया तो मैंने कहा क्या हुआ। वो इशारा करता है और मैं देखता हूँ कि मेरे आंगन में, जो आपको सामने नजर आ रहा था ना, वहां पर एक आदमी जो है वो गड्ढा खोद रहा है। मैं देखता हूँ कि ये क्या। मैं सिक्योरिटी वाले को आवाज लगाता हूँ, अरे भाई ये कौन अंदर आ गया, तुझे पता नहीं है क्या? तो सिक्योरिटी वाला कहता है किसकी बात कर रहे हो आप साहब? मैं कहता हूँ तुझे वो नजर नहीं आ रहा? तो सिक्योरिटी गार्ड उस तरफ देखता है, कहता है किसकी बात कर रहे हो साहब आप? मैं काफी गुस्से में जाता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता हूँ, उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसको लेकर जाता हूँ कि जब देखता हूँ तो वहां पर कोई था ही नहीं। चलो ये मानने में आ सकता है कि वहां पर आदमी कोई होगा, भाग गया होगा, लेकिन वो जो गड्ढा खोद रहा था वो कैसे भर गया? ना ही वहां पर कोई फावड़ा था, ना ही कोई गड्ढा खोदा हुआ था। अब मैं तो अपने सिक्योरिटी गार्ड के सामने शर्मशर्मी हो गया। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे शायद कुछ गलती लगी है, तू जा अपना काम कर। वो मुझे और मेरे बेटे को नजर आया। ये चौथी चीज है जो मैंने किसी से बात नहीं की, या यूं कहें कि ये सब कुछ आपको ही बता रहा हूँ कि आपसे दिली प्यार है, आप समझ सकते हो। अगर आप पागल भी कह देंगे तो हम मान जाएंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई इस बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, मुझे तो इस बात का पता है, जो ये पकड़े थे, कि पता भी है बहराम भाई ये चीज़ क्या है। तो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता। ये कहते हैं कि बहराम भाई, ये जो आपको रबड़ सी लग रही है, जिसमें अजीब सी बदबू आ रही है, अब वो बदबू मुझे भी आने लग पड़ी है इस चीज़ को पकड़ने पर। आप इसे सूंघिए, कुछ ऐसी बदबू आपके घर में आती है? उसको सूंघते हैं, कहते हैं हाँ भाई ऐसी आती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बहराम भाई ये अम्बिकल कोड है। जैसे ही बहराम इस बात को सुनते हैं, उनकी पत्नी साथ में बैठी होती है, ये तो हैरान रह जाते हैं सन के सन कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि अम्बिकल कोड यहाँ पर कैसे आ गई। हम तो सोचते थे कि कोई पर्टिकुलर यहाँ पर आसपास कोई गंद होगा, कोई फैक्ट्री का कोई होगा जो पक्षी लेकर आकर घेर घूर देते हैं। आदत होती है पक्षियों की चीजें ऐसे घेरना, लेकिन अम्बिकल कोड ये कैसे हो सकता है? अम्बिकल कोड यानी नाड़ू, जब बच्चे का जन्म होता है और वो नस होती है, अम्बिकल कोड वो। अब जो बातें ये बता चुके थे बहराम वर्मा साहब को, बातें ये कुछ नॉर्मल नहीं थी।
लेकिन जैसे ही ये बातें कर रहे थे, इनको एक चीख सुनाई देती है। ये चीख इनके बच्चे आसिफ की थी और ये चीख आ रही थी उसी वॉशरूम की तरफ से। ये भागे-भागे जाते हैं, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद था लेकिन बच्चे की चीखें लगातार आई जा रही थी। ये कह रहे थे कि पता नहीं इसको अंदर कैसे बंद हो गया, खुद ब खुद चल के बंद हो गया, कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो अब इनके होश उड़ने की बारी थी। क्योंकि इनके बच्चे की चीखें आई जा रही थी लेकिन बच्चा इनका था ही नहीं और वो चीखें उसी कमोड से आ रही थी। कहाँ गया आसिफ? अगर वो गया तो उसकी चीखें कैसे आ रही हैं एक छोटी सी पाइप से जहां पर उसका जाना किसी भी हालत में पॉसिबल था ही नहीं। वो तो रो रो कर इन दोनों का बुरा हाल, वर्मा साहब इनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीखें वर्मा साहब भी सुन रहे हैं लेकिन नजर उनको तो कोई आ ही नहीं रहा। अगले दिन प्लम्बर वगैरह सुबह बुलाए गए, वो सारा खुदवाया गया वॉशरूम, लेकिन वहां पर तो कुछ था ही नहीं, ना आसिफ और ना ही वो चीखें। एक 5-6 साल का बच्चा देखते ही देखते गायब हो चुका था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, हफ्ता बीता, आसिफ उसके बाद कभी आया ही नहीं। सुनाई देती थी तो उसकी चीखें उसी अब टूटे हुए वॉशरूम से। अब इस घर का पता लगाया गया कि आखिर इस घर में था क्या। वर्मा साहब की पहुंच अच्छी थी, हिस्ट्री खंगालेगी तो पता लगा कि यहाँ पर एक इलीगल अबॉर्शन का धंधा चलता था, एक डॉक्टर का काम चलता था। जो ये भ्रूण होते थे उनको इसी वॉशरूम में फ्लश किया जाता था और जो बच्चे अनडेवलप्ड बच्चे होते थे, जो भ्रूण नहीं रहते थे, उनको सांगन में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता था। ये घर एक इलीगल अबॉर्शन का अड्डा था। जब पता लगा तो फिर वो डॉक्टर भाग गया और ये घर वीरान हो गया, लेकिन शायद उन बच्चों के भ्रूण, उन बच्चों की आत्माएं आज भी इस घर में थी। और जब उनको एक ऐसा बच्चा नजर आया जो खेल रहा था, कूद रहा था, जो इनका भविष्य हो सकता था, वो पता नहीं कहाँ ले गए इनको। लेकिन बाद में आसिफ कभी नजर नहीं आया और ये घर तो नेचुरली बात है छोड़ना पड़ना था। घर ये फिर वीरान है। अब जैसा मैंने कहा कि क्या है ये किस्से का सच, डोंट नो, लेकिन अफवाह भी हो कुछ तो सच्चाई होती है ना, ऐसे ही कहानियां थोड़ी बन जाती हैं। तो ये तो भाई अब आप पर डिपेंड करता है कि ये किस्से में आपको सुनने में अच्छा लगा वो हो सकता है, लेकिन सच्चाई कितनी है, क्योंकि एक बच्चे का ऐसे गायब हो जाना, उससे पहले तक तो सब ठीक है समझ में आता है, लेकिन एक बच्चे का गायब हो जाना कुछ ज्यादा ही अजीब है। खैर, हम क्या कह सकते हैं, हमारा काम है किस्से सुनाकर एंटरटेन करना, कर रहे हैं। सो आई होप अच्छा लगा होगा किस्सा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगर पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना अपना फीडबैक इस किस्से के बारे में भी। अब हम बढ़ते हैं कमेंट सेक्शन की ओर। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पर भी करें, क्योंकि काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी टाइम से ना बहुत ज़्यादा मैं तवज्जो दे नहीं रहा, तो बट आई फील कि हो सकता है अपने भाई लोग नाराज हो जाएं। तो ये पहला जो कमेंट है ये है @artist बनीपाल 3134। ये लिख रहे हैं कि वीडियो चो मेरा कमेंट जरूर रीड करो वीरा, हर रात थोड़े वीडियो दी वेट करते हैं, थैंक यू हर रोज वीडियो दा गिफ्ट देने ली, क्योंकि मेरा कनाडा च सरी BC ब्रिटिश कोलंबिया रहना माता। कनाडा दी लाइफ बहुत हार्ड है, पर थोड़े वीडियो रात नू माइंड नू पूरा रिलैक्स कर देंदे है, थैंक यू बड़े वीर सुनील, थैंक यू। बेनीपाल जी बिल्कुल ठीक बात है, लाइफ वैसे कहीं पर भी इजी नहीं होती, और जो इजी हो जाए वो लाइफ नहीं है, इसलिए जहाँ भी जाएंगे स्ट्रगल मिलेगा, और वही असली लाइफ का मजा है। कहते हैं ना कि इंडियन फूड सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है दुनिया में, उसका कारण यह है कि वो उसमें मिर्च मसाला होता है, इसलिए। तो जो ये स्ट्रगल है ये जिंदगी का मिर्च मसाला, इसके बिना जिंदगी अधूरी अधूरी सी है।
फीकी फीकी सी है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से वीडियो देखते हैं और इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। कनाडा मेरा शौक है आने का, मतलब कनाडा नहीं, वैसे भी घूमने फिरने के पर्पज से, काम करने के पर्पज से नहीं, क्योंकि मेरी पर्सनली जाती एक सोच है कि भाई देश में रहकर भी कोशिश की जाए तो अच्छा काम किया जा सकता है। अपनी अपनी सोच होती है। अगर आपसे, आप में से जो बाहर फॉरेन रह रहे हैं इससे इत्तेफाक नहीं करते तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हर एक ज़िंदगी का, हर एक इंटेलेक्चुअल, हर एक इंडिविजुअल की अलग ज़िंदगी होती है। मैं उसको अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अब आप कहीं सोचेंगे कि भाई एक बार वीज़ा फ्री में लग जाए ना तो सुनील कहेगा कि हाँ हाँ मैं तो बाहर भी काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, क्योंकि घूमने में अच्छा है, कुछ हद तक सिस्टम भी अच्छा है, लेकिन फिर भी यार परिवार से दूर नहीं रहा जाता। मतलब ऐसा सच कि उस पॉइंट पे हम हो कि कल को कुछ खुशी गमी हो तो हम शरीक ना हो सके, वो भी थोड़ा सा ओड हो जाता है। मेरी ये थिंकिंग है। अदरवाइज जो रह रहे हैं उनको सलाम, क्योंकि अपनी अपने इमोशंस को काबू करके काम करना बहुत मुश्किल होता है भाई। आपके जिगरे हैं, स्ट्रॉन्ग जिगरे। तो बेनीपाल जी ऐसे ही आप भी प्यार देते रहिए वीडियो को, मेरे चैनल को। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर हर रोज हम खरे उतरें और नए से नए किस्से, नए से नए कहानियों को लेकर आए। इसके अलावा देखते हैं अगर कोई और कमेंट है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक छोटा सा जो हम अपना कार्यक्रम करेंगे, यानी कि कुछ मैंने जो आपसे डिस्कस करना है वो भी कर लेंगे। तो देखते हैं भाई अपना कुछ और है कमेंट में। अच्छा संदीप गिल जी, जो रेगुलर व्यूअर हैं, आपने भी कंसर्न शो किया है कि भाई आपकी वीडियोस में ऐड बहुत ज़्यादा आती है, प्लीज़ इसको बंद करो। नाइट में स्टोरी सुनने का मज़ा नहीं आता। भाई एड्स बंद होगी तो चैनल भी बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप? अगर मैं ऐड बंद कर दूंगा तो फिर चैनल कैसे रन कर पाऊंगा, रेवेन्यू कैसे आएगा? तो आप समझदार हो, आप समझ रहे हो इस चीज़ को, इसलिए तो मैं मेंबरशिप को थोड़ा सा इंडोर्स कर रहा हूँ कि मेंबरशिप आएगी तो फिर मेंबरशिप, मेंबर्स ओनली जो वीडियोस है उसकी तादाद भी बढ़ेगी। अगर आप मेंबर्स ओनली सुनेंगे तो उसमें एड्स नहीं आएंगी। तो जैसा मैंने कहा कि मात्र 29 रुपये जो है वो कुछ आपके लिए, किसी के लिए मुझे लगता है मायने नहीं रखते। हर कोई पर्सन ज्वाइन कर सकता है। और अगर आप सच में सपोर्ट करना चाहते हो, सच में आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो, एक एनवायरनमेंट ऐसा बने जहाँ पर आप अनइंटरप्टेड चीज़ों को सुने, तो आप, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो रेगुलर रेगुलर एपिसोड्स उसको बंद कर दूंगा, वो भी चलेंगे। अब हर कोई यूट्यूब प्रीमियम तो नहीं खरीद सकता, लेकिन हर कोई मुझे लगता है कि मात्र 29 रुपये खर्च करके अनइंटरप्टेड जो वीडियोस है उसको सुन सकता है। बट अभी उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी लिमिटेड होगी, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी महीने में एक है, फिर दो करेंगे, चार करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। लेकिन संदीप जी, अगर ऐड बंद कर दी तो फिर वीडियोस भी आने भी बंद हो जाएंगी। सॉरी भाई, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ। मैं कहूँगा भाई फैमिली है, मैं बनाऊंगा। अगर लेट्स से कि मेरा रेवेन्यू ही खत्म हो जाएगा तो फिर मैं काम कैसे कर पाऊंगा? क्योंकि कॉस्ट होती है ना, मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ उसकी भी कॉस्ट है, पॉडकास्ट कर रहा हूँ उसकी भी कॉस्ट है। तो ऐसा कोई बिजनेस क्या चल सकता है जहाँ पर खर्चा ही खर्चा हो और उसमें रेवेन्यू कोई ना हो, है ना? तो आप समझ सकते हैं इस बात को। और अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन एड्स बंद नहीं हो सकती। भाई माफ़ कीजिएगा। हाँ, आप अगर अलग से कुछ एपिसोड्स को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप को। हालांकि मैं उसको इस तरीके से इंडोर्स नहीं करता कि करिए करिए, आपकी मर्जी है। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मात्र 29 रुपये अगर आपके लिए भी बहुत मायने रखते तो मेरे लिए भी वो, उसको मेरा कोई इतना रेवेन्यू उसमें आता नहीं है, लेकिन कुछ अलग स्टफ आपको मिल सकता है। इसके अलावा और कुछ देखते हैं, कुछ और कमेंट्स हैं। अच्छा मलकीत सिंह जी हैं, मलकीत सिंह जी कहते हैं, जैसे मैंने एक अभी पिछले एपिसोड में बात की थी ना, कुछ अपने भाई लोग हैं जो, कुछ नहीं है भाई, आपने तीन चार नाम लिए थे, कईयों ने, एक ही है जो डायरेक्टली है, बाकी कितने होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन डायरेक्टली एक ही है। तो उसका रिस्पॉन्स दिया था कि यार सभी साथी भाई, अच्छा नहीं, इससे पहले इन्होंने कहा था, भाजी टांग खींचने वाले कितनी छोटी हरकतें करते हैं, हम आपके साथ हैं, कीप इट अप। तो मलकीत सिंह जी, आप ही का साथ है, इसकी वजह से तो ये सब कुछ चल रहा है। अगर आप जैसे भाई हमारा साथ ना दें, व्यूज व्यूज ना आए, लाइक शेयर कमेंट्स ना आए, तो कब की जंग हार चुके होते। लेकिन बात यह है कि मुझे ये बात नहीं समझ लगती कि जंग कर क्यों रहे हैं लोग।
मेरा अपना एक सर्कल है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए यूट्यूब कुछ ऐसा तो है नहीं टीआरपी वाला कि मैं किसी की टीआरपी खा जाऊँगा। ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर जिसने सुनना है, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं 9 बजे चला रहा हूँ और सामने वाले का शो खत्म हो जाएगा। जिसने सुनना है वो जब मर्ज़ी सुन सकता है एपिसोड को, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, साल बाद, 2 साल बाद। इसके बावजूद भी लोगों की सोच इतनी छोटी होती है ना कि पैर खींचते हैं, टाँग खींचते हैं सॉरी, कि भाई मैं तो ऊपर हूँ बस तुझे नहीं आने दूँगा। मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि मेरा एक अपना स्थान है, चाहे मेरे अभी 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, चाहे 70 होंगे, 7 लाख होंगे, 70 लाख होंगे, 7 करोड़ होंगे, नो मैटर। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि मेरे 7 लाख हैं तो किसी के 70 लाख हैं तो हाय मैं मर गया, हाय क्या हो गया। मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे 7 लाख हैं, मैंने उनको कैसे सस्टेन रखना है, मैंने आपको कैसे एंटरटेन करना है, ये मेरे लिए मायने रखता है। मेरी पॉकेट में क्या आ रहा है, मुझे इससे मतलब है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि किसी की पॉकेट में क्या जा रहा है और कितना जा रहा है, क्यों जा रहा है। वो उसकी किस्मत है, वो खा रहा है। जो मुझे मिलेगा मैं खाऊँगा। ऐसी मेरी सोच है, परमात्मा करे जो भाई लोग अपना ऐसा गलत काम कर रहे हैं उनकी सोच भी ऐसी हो जाए और अपने आप में ध्यान दें। क्योंकि जो जलते हैं ना, तो वो राख बन जाते हैं और राख की कोई वैल्यू होती नहीं है। इसके अलावा जाने से पहले आप अब स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए और ईज़ी हो गया। जैसा कि आपने व्हाट्सएप का नंबर देखा होगा, व्हाट्सएप पे जो आपको स्क्रीन में ये फ्लैश कर रहा है, व्हाट्सएप का नंबर है, साथ के साथ इंस्टा आईडी है, ईमेल आईडी है। इन तीनों में से जौन-सा मोड आपको ठीक लगेगा, आप उस पर मैसेज करके मुझे बता सकते हैं अपनी कहानी। और इसी के साथ ही एक कम्युनिटी है जो आपको कम्युनिटी का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका क्या मतलब है कि सिर्फ़ कमेंट तक ही हमारी कन्वर्सेशन नहीं रहेगी, हम कम्युनिटी में बातें भी करेंगे, चैट भी करेंगे। ना ही सिर्फ़ मैं आपके साथ बल्कि जो हमारे चाहने वाले हैं आपस में भी एक दूसरे के साथ फन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और कम्युनिटी को बढ़ा सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप कम्युनिटी है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप उसको भी ज्वाइन कीजिए साथ के साथ, जो कि बिल्कुल फ्री है। और मेंबरशिप की बात मैंने ऑलरेडी की है, वो मेंबर्स ओनली भी एक अलग कम्युनिटी है, लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स ओनली है। क्योंकि अब भाई हमारे लिए कोई पैसा खर्च रहा है तो उनको थोड़ा सा अलग से पर्क्स देना तो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप समझ पाएंगे इस बात को। खैर, आज का जो वीडियो है इसको यहीं पे विराम लगाते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।